इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इंटरनल कंपोनेंट्स मतलब जो कि कंप्यूटर के अंदर में होता है, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि कंप्यूटर के अंदर में होता है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? इंटरनल कंपोनेंट्स। तो कंप्यूटर के अंदर दो मेन चीज़ें होती है, एक सीपीयू होता है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है मेमोरी, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या आता है? एएलयू आता है, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जिसको हम बोलते हैं, और कंट्रोल यूनिट दूसरा चीज़ है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच क्या होता है? डाटा का फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह डाटा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। और इस पूरे सीपीयू और इस मेमोरी के बीच में भी डाटा का ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? रैम होता है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। तो ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है, जो कि टेम्पररी होती है। और दूसरा क्या होता है? रोम होता है, जो कि परमानेंट मेमोरी होती है, जिसको हम स्थायी मेमोरी भी बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास क्या क्या आता है? हार्ड डिस्क आता है, फ्लॉपी डिस्क आता है। तो इसमें हम जो डाटा या फिर प्रोग्राम जो स्टोर करते हैं, वो कंप्यूटर को भविष्य के लिए इस्तेमाल किया किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1946 से 1958 में के बीच था, ठीक है। इस जनरेशन में कंप्यूटर के साइज क्या थे? बहुत बड़े बड़े आकार का कंप्यूटर आते थे, पूरे रूम जितने बड़े। उसके बाद सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर थे, ठीक है, जिससे कंप्यूटर का साइज थोड़ा कम हुआ, लेकिन उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ था। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल होने लग गया, जिससे कंप्यूटर का साइज बहुत कम, बहुत छोटा हो गया। और अभी जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं, जिसको हम पीसी बोलते हैं, ठीक है, तो वो किससे बना हुआ है? आईसी से बना हुआ है। और उसके बाद फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर से पर्सनल कंप्यूटर बनने लग गया, जिससे इसका साइज थोड़ा और कम हुआ। फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास आता है मॉडर्न कंप्यूटिंग, जैसे कि लैपटॉप हो गया, ये सब फिफ्थ जनरेशन में आ गए, ठीक है। सिक्स्थ जनरेशन में हमारे पास एआई आ गया और मशीन लर्निंग आ गया। ये सारी चीज़ें क्या हो गया? सिक्स जनरेशन का पार्ट है। उसके बाद हम देखते हैं वीएलएसआई के बारे में। वीएलएसआई के फुल फॉर्म का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इससे हम एडवांस चिप्स बना सकते हैं कंप्यूटर के लिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, वो क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। और हार्डवेयर क्या होता है? एनी फिजिकल डिवाइस और कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर जिसको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो क्या हो गया? हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर को चलाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हार्डवेयर के थ्रू सॉफ्टवेयर चलेगा, और दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर चलेगा, सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर चलेगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हम देखते हैं आगे। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसे प्रोग्राम्स होता है, ठीक है। प्रोग्राम करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब जो हम निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, वो प्रोग्राम्स में काउंट होता है। तो ऐसे प्रोग्राम जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो किस में चलता है? ऑनलाइन चलता है। ऐसे प्रोग्राम को किसके थ्रू चलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग से चलते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं, ठीक है। यूट्यूब में जब वीडियो देख रहे हैं हम, तो वो ऑनलाइन चल रहा है, तो वो कहाँ पे है? सर्वर पे है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कंप्यूटर का फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन था, तब कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई? तो शुरुआत में जब कंप्यूटर का फोर्थ जनरेशन चल रहा था, तो हमारे पास आया था बेसिक लैंग्वेज, फॉर्ट्रन लैंग्वेज और कोबॉल लैंग्वेज। ये तीनों लैंग्वेज क्या है? बहुत पुराने हैं। इसके बाद ही फिर सी लैंग्वेज आया, सी प्लस प्लस आया, जो कि थोड़ा और एडवांस सी से। और उसके बाद फिर पाइथन वगैरह आने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में पहला है माइक्रो कंप्यूटर, जिसके अंदर पीसी आ जाता है।
तो ये छोटे आकार का कंप्यूटर होता है और कम कीमत का भी होता है, और सिंगल यूजर कंप्यूटर होता है, मतलब इसे एक यूजर ही इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद मिनी कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? मिनी कंप्यूटर छोटे छोटे ऑफिसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसमें एक से ज़्यादा यूज़र भी हो सकता है। उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर्स फैक्ट्री वगैरह में जो यूज़ होता है, जो कि बड़े आकार का होता है और ज़्यादा फास्ट होता है मिनी कंप्यूटर से, उसको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। सुपर कंप्यूटर ये एडवांस रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर से और बड़ा होता है और ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद हम देखते हैं माइक्रो वर्सेस मिनी कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में कैसे होते हैं? छोटे साइज के कंप्यूटर होते हैं, सिंगल यूजर होता है। और मिनी कंप्यूटर कैसा होता है? मीडियम साइज का होता है, ठीक है, और उसमें एक से ज़्यादा यूजर होते हैं और स्मॉल ऑफिस में यूज होता है। एग्जाम्पल क्या है मिनी कंप्यूटर का? पापी, IBM, OSI 400। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? मेन फ्रेम थोड़ा कम स्पीड होता है सुपर कंप्यूटर्स, और थोड़ा कम साइज का भी होता है। लेकिन सुपर कंप्यूटर क्या है? और ज़्यादा स्पीड का होता है और ज़्यादा साइज का होता है। मेन फ्रेम में हमारे पास क्या क्या एग्जांपल है? IBM 4300, IBM 4381, IBM 3090। सुपर कंप्यूटर के बारे में और अच्छे से देखते हैं आगे। सुपर कंप्यूटर में हमारे पास परम होता है, जो कि CDEC से बना हुआ है। CDEC एक सेंटर है गवर्नमेंट का, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसके अंदर आता है सीरे सीरीज आता है, ठीक है, सीरे सीरीज, सीरे 1, सीरे 2, सीरे XMP। तो ये सारे क्या है? सुपर कंप्यूटर्स है। इसके बाद हम एक टर्म देखते हैं, एक वर्ड देखते हैं, कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना, ठीक है। तो कंप्यूटर जो शब्द बना है वो कंप्यूट से बना। अगला है डाटा और इंफॉर्मेशन। तो डाटा हम किसको बोलते हैं? ऐसे रॉ फैक्ट, नंबर और ग्रुप ऑफ सिंबल को बोलते हैं। रॉ फैक्ट मतलब कि जो ऐसे तत्व हैं, ठीक है, जो मतलब जो अभी प्रोसेस नहीं हो पाया, ऐसे डाटा जो प्रोसेस नहीं हो पाया, जो रॉ फॉर्म में, उसको हम क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डाटा, मतलब कि ऐसे डाटा जो उसका प्रोसेसिंग हो चुका है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड डाटा। जैसे कि किसी एग्जाम में कोई स्टूडेंट लोगों ने स्कोर किया है 85 मार्क्स, 92 मार्क्स, 78 मार्क्स, तो हम अभी इसको ऐसे ही रखे हुए हैं, इसको ऑर्गेनाइज नहीं किए हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रॉ डाटा बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग इसको एवरेज कैलकुलेट कर दिए कि पूरे क्लास का एवरेज कितना प्रतिशत गया हुआ है, 85% गया हुआ है, तो अब हमने क्या किया है? इसी डाटा का इस्तेमाल करके ये एवरेज निकाला हुआ है। तो ये क्या हो गया? रॉ डाटा हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया प्रोसेस डाटा। अगला है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होता है? किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें कैलकुलेशंस करना। डाटा को व्यवस्थित या उनकी गणना करना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे कैलकुलेशन में हम देखते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। और कंपैरिजन करने के लिए क्या होता है? हमारे पास कंपैरिजन वैल्यू होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब क्या हो गया? कंपैरिजन करने के लिए। उसके बाद डिसीजन मेकिंग के लिए ऐसे हम क्या करते हैं? जो डाटा हमने लिया हुआ है ना, उससे हम कि कोई डिसीजन भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर लोग लिए है, आज का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, कल का है 20 डिग्री सेल्सियस, परसों का है 18 डिग्री सेल्सियस। इससे हम क्या बोलते हैं कि टेम्परेचर, हाँ, अभी ठीक है, अच्छा है, थोड़ी ठंड है। तो इस डाटा से हम क्या किए? डिसीजन लिए कि हाँ, अभी मौसम अच्छा है, बाहर जा सकता है, ठीक है। तो डाटा से क्या करते हैं? हम डिसीजन भी ले सकते हैं। अगला है इनपुट आउटपुट साइकिल। इनपुट आउटपुट सेक्शन हमने पहले लेक्चर में भी देखा था। इनपुट डाटा को हम क्या कर सकते हैं? प्रोसेस करते हैं, उससे हमको आउटपुट मिलता है, ठीक है। इनपुट डाटा कहाँ से आता है? इनपुट डिवाइसेस से आता है। और आउटपुट डाटा कहाँ से आता है? आउटपुट डिवाइसेस से आता है।
और प्रोसेसिंग जो होता है वो किससे होता है, सीपीयू से होता है। यूजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, किस लिए होता है। क्या कंप्यूटर का एक तो स्पीड बहुत अच्छा होता है, इंसानों से थोड़ा ज़्यादा तेज होता है। जैसे कैलकुलेशन करना है बड़ा बड़ा तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना, कैलकुलेटर भी तो एक तरीके का कंप्यूटर ही है। ठीक है, इसके बाद ऑटोमेशन। हम लोग फैक्ट्री वगैरह में देखते हैं कि जैसे बिस्किट की फैक्ट्री में जाओगे, ऐसा कुछ फैक्ट्री वगैरह में जाओगे, चिप्स की फैक्ट्री में जाओगे तो वहाँ पे अपने आप चीज़ें होती रहती है। ठीक है, अपने आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज में चीज़ें अपने आप चलती रहती है, जिसमें इंसानों को ज़्यादा बीच में आना नहीं पड़ता, स्वचालित लगता है। ठीक है, ऑटोमेशन के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद स्टोरेज कैपेसिटी के लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करने के लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और शुद्धता रखने के लिए, एरर नहीं करने के लिए, क्योंकि अगर इंसान अगर कैलकुलेशन करता है तो एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर करेगा तो एरर का चांसेस क्या है, लगभग जीरो के बराबर। कंप्यूटर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। अब ये तीनों के बारे में देखते हैं, तीनों क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूजर क्या होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, अपने हाथों से हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सीपीयू, माउस, ये सारे के सारे क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे प्रोग्राम से बना होता है और उसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो हार्डवेयर के अंदर रह के चलता है। ठीक है, जैसे विंडोज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हो गया। एमएस वर्ड है ना, ये भी सॉफ्टवेयर है। कोई गेम हम खेल रहे हैं, सॉफ्टवेयर है। क्रोम चला रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर है। यूजर, यूजर क्या होता है, वो इंसान जो कि कंप्यूटर का प्रयोग कर रहा है उसको हम यूजर बोलते हैं। और यूजर कोई भी हो सकता है जो कि कंप्यूटर पर चला रहा है, प्रोग्रामिंग कर रहा है कंप्यूटर, वो यूजर हो गया। अगला है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू के बारे में हम देखते हैं। तो सीपीयू क्या करता है, सारे जो कंप्यूटर के एक्टिविटी है ना, उस कंप्यूटर में जो भी कुछ हो रहा है उसको कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। ठीक है, ये सीपीयू का क्या हो गया, मुख्य फंक्शन हो गया, मुख्य कार्य हो गया सीपीयू का। सीपीयू के अंदर जाके देखते हैं सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। पावर सप्लाई है, ठीक है, लेफ्ट साइड है पावर सप्लाई, जहाँ से आप सीपीयू को पावर मिल रहा है। उसके बाद ऑप्टिकल सीडी ड्राइव है, यहाँ से सीडी हम डालते हैं सीपीयू में। और ये हार्ड ड्राइव है जहाँ हम स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद रैम के मॉड्यूल से, ठीक है, 2 2 GB करके लगा होता है, 2 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB तक के रैम होता है, 16 GB का भी होता है। सीपीयू प्रोसेसर, ये क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया सीपीयू के लिए। सीपीयू को प्रोसेस जो भी प्रोसेसिंग होता है, तो ये भी एक मुख्य पार्ट है सीपीयू का, सीपीयू का प्रोसेसर। और मदरबोर्ड, ये जो पूरा बोर्ड है ये मदरबोर्ड है, ये भी मुख्य पार्ट है सीपीयू का। ठीक है, और ये जो फैन लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्या करता है, सीपीयू को कूलिंग करने में इस्तेमाल होता है, सीपीयू को ठंडा रखने में। तो सीपीयू के तीन मेन पार्ट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, और एक एएलयू होता है। ठीक है, इसके अलग अलग कार्य हैं, वो हम देखते हैं आगे। मेमोरी यूनिट, पहला है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, डाटा को स्टोर करके रखता है, इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्शंस देने में इस्तेमाल करते हैं, और रिजल्ट देने में, ठीक है, रिजल्ट देने में भी इस्तेमाल होता है मेमोरी यूनिट का। तो मेमोरी यूनिट क्या करता है कि आउटपुट जब आते रहता है ना कंप्यूटर का, उससे पहले वो उसको होल्ड करके रखता है, मतलब पूरी तरीके से प्रोसेस होने देता है डाटा का, उसके बाद आउटपुट आता है फाइनल। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट में हमारे पास क्या क्या है, रैम है, और रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या है, रीड ओनली। उसके बाद देखते हैं बायोस के बारे में। बायोस, फर्मवेयर, एएलयू, तीनों क्या क्या हो। बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, और फर्मवेयर, फर्मवेयर क्या होता है, जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो ब्रिज की तरह काम करता है ना, एक ब्रिज की तरह काम करेगा।
और उसको दोनों को संयोजित रखकर एक साथ रखना, उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं। एएलयू कंट्रोल यूनिट से एएलयू, एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो कंट्रोल यूनिट से ये क्या करता है? निर्देश प्राप्त करता है एएलयू। अभी हम देखते हैं रोम के बारे में, ठीक है, रोम के प्रकार के बारे में। तो रोम कैसे होता है? पहला होता है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यह क्या करता है? साधारण रोम की तरह कार्य करता है, मतलब इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रोग्रामर है, इसमें हमने क्या लगा दिया? पी रोम को लगा दिया, और अब हम इसमें क्या कर रहे हैं? प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोग्रामिंग किए, फिर ये प्रोग्राम, अब प्रोग्राम यहाँ पे अपलोड हो गया, फिर ये आ गया, ठीक है। और इसको हम एक बार ही प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। पी रोम को बार बार नहीं कर सकते, एक बार करके वो लॉक हो जाता है। अगला है ईपी रोम, जिसको हम बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। तो ईपी रोम में क्या होता है? डाटा हम इरेज कर सकते हैं, जो हमने प्रोग्रामिंग की हुई है इस रोम में उसको हम इरेज कर सकते हैं। कैसे इरेज करेंगे? अल्ट्रा वायलेट लाइट से हम उसको डाटा को इरेज कर सकते हैं। और एक बार जब डाटा इरेज कर दिया हमने, तो हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं, मतलब फिर से हम इसमें प्रोग्रामर में डालेंगे और फिर से ही क्या हो जाएगा? प्रोग्राम हो जाएगा। तो ये हो गया ईपी रोम। इसका मुख्य बेनिफिट क्या है? डाटा मिटाने के बाद इसमें नए प्रोग्राम दोबारा स्टोर किए जा सकते हैं, रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हैं। अगला है ईईपीपी रोम, ठीक है। ईईपी रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसलिए क्या होता है? हम इलेक्ट्रिसिटी से हम इसमें डाटा को इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है? हमको चिप से ये जो लगा हुआ है ना, ये जो सर्किट है पूरा, इसमें इसको हटाने की जरूरत नहीं, हम यहीं से ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल से ही क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, और फिर क्या करेंगे? फिर से इसमें प्रोग्रामिंग कर देंगे। तो डाटा को मिटाने के लिए चिप को कंप्यूटर मशीन से बाहर निकालने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, क्या है? सर्किट से ही क्या कर देते हैं? हम इरेज कर सकते हैं, और डाटा को अपडेट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था ईईपी रोम। आगे हम देखते हैं एएलयू के बारे में। एएलयू क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस इनटू डिवाइड, और इसमें लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड और नॉट, ये सब क्या है? लॉजिकल ऑपरेशंस, और ये सब क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? एएलयू का बाइनरी अर्थमेटिक अंक गणितीय में होता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो एएलयू के थ्रू होते हैं, और तार्किक गणित गणनाएं करना, ठीक है, कंपैरिजन करना। यह अपनी कार्य प्रणाली के लिए कंट्रोल यूनिट से निर्देश प्राप्त करता है, और इसको निर्देश कहाँ से मिलेगा? कंट्रोल यूनिट से निर्देश मिलता है ये। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन तीन चीजों से हुआ है, ठीक है। एक एप्लीकेशन, उसका प्रयोग क्या है, वहां से हुआ है। एक पर्पस, उसका उद्देश्य क्या है, यहाँ से हुआ है। और एक तीसरा क्या है? साइज, इसका साइज क्या है, वहां से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है। तो एप्लीकेशन में हमारे पास एनालॉग है, डिजिटल है, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये एप्लीकेशन के बेसिस में है। पर्पस में जनरल पर्पस कंप्यूटर हो गया, और स्पेशल पर्पस है। और साइज में माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। अब हम क्या करेंगे? एक एक चीज को हम देखेंगे डिटेल में। तो क्लासिफिकेशन बाय एप्लीकेशन में हमारे पास क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है पहला। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? ये कंप्यूटर अंकों की गणना करता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ते हैं 0101, तो उससे ये अंकों की गणना करके चलता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? मापने की क्रिया को इस पे निर्भर होता है ये।
तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी से चलता है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या है, इसमें फिजिकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। और हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का मिक्सचर होता है। डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, जिसमें दोनों के गुण होता है, एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी। डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण क्या हो जाएगा, पर्सनल कंप्यूटर जो पीसी हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। और दूसरा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर में स्पीडोमीटर, थर्मोमीटर, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर किसमें इस्तेमाल होता है, बाइक का स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए या फिर कार का स्पीड रिकॉर्ड करने के लिए जो लगा होता है डिवाइस, वो स्पीडोमीटर है। और एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। ये डिजिटल कंप्यूटर रखा हुआ है और ये मापने के लिए यहाँ पे डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है, फिजिकल डिवाइस। तो जब हम दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसे कि ईसीजी मशीन है वो हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को पर्पस के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी सामान्य कार्य को करने के लिए जनरल पर्पस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया, और इसमें सीपीयू की जो क्षमता होती है ना, रैम रोम जो होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये सामान्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशल कंप्यूटर। स्पेशल कंप्यूटर किसके लिए इस्तेमाल होता है, किसी विशेष कार्य के लिए स्पेशल कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मेट्रोलॉजी हो गया, मेट्रोलॉजी जो मौसम विभाग में जो कंप्यूटर होते हैं, तो वो कैसे कंप्यूटर है, स्पेशल कंप्यूटर है। उसके बाद जो भी लैब वगैरह में होते हैं, ठीक है, साइंटिस्ट लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी स्पेशल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्पेस टेक्नोलॉजी में रॉकेट वगैरह, रॉकेट लॉन्च करने के लिए, ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड जो कंप्यूटर होते हैं वो भी कैसा है, तरीके के स्पेशल कंप्यूटर होते हैं। और इसमें सुपर कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर्स ज़्यादा होते हैं। आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय साइज। कंप्यूटर को साइज के हिसाब से हम कैसे वर्गीकरण कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर पहला है, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा सब सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में क्या क्या आ जाता है, डेस्कटॉप आ जाता है, लैपटॉप आ जाता है, पाम टॉप आ जाता है। डेस्कटॉप जिसे हम मेज पर रख के चलाते हैं, ठीक है। लैपटॉप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। पाम टॉप जैसे कि मोबाइल फोन होते हैं, ये पाम टॉप से आते हैं। पीसी इवोल्यूशन, पीसी 80 टेक्नोलॉजी, तो यह कैसा एक एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित कंप्यूटर है, ठीक है। इस कंप्यूटर में 80286 प्रोसेसर का प्रयोग होता है, ठीक है। इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। और एक सीरीज होता है इसमें, जैसे कि 80386, 80486, ये सब क्या है, सीरीज इस प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी की सीरीज में अलग अलग और भी कंप्यूटर है इसके अंदर। पीसी एक्सटी टेक्नोलॉजी, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो इसमें 8088 प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। और इसका जो आर्किटेक्चर है ना, उसमें आर्टिक्स लगा होता है, ठीक है। इनके बारे में लिखते हैं और दोनों का कंपैरिजन करते हैं। पीसी एक्सटी एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी, पीसी 80 एडवांस टेक्नोलॉजी। पीसी एक्सटी में 8088 प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, और पीसी 80 में 80286, 80386 और 80486 प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। इसमें आर्टिक्स लगी होती है, और ये एडवांस प्रोसेसर का सीरीज होता है इसमें, ठीक है। अगला है हार्डवेयर पेरिफेरल्स। हार्डवेयर पेरिफेरल्स में क्या है, इनपुट डिवाइसेस जिसके थ्रू हम डाटा को एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस जिससे हम परिणाम देख सकते हैं। और स्टोरेज जो कि डाटा को लंबे समय तक के सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने देखा बायोस क्या होता है, फर्मवेयर और एपीयू की कार्य प्रणाली देखी।
उसके बाद रोम के विभिन्न प्रकार देखे, पी रोम, ई रोम, ई रोम। कंप्यूटर का एप्लीकेशन देखा, पर्पस देखा, साइज देखा, साइज के आधार पर इसका वर्गीकरण देखा, और विभिन्न तकनीक देखे, हम पीसी के विभिन्न रूप देखे, हमने पीसी जो पीसी